सो गाइस, एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी भले ही ऑफिशियली रिलीज ना हो, लेकिन इस मूवी की जो ऑफिशियल स्क्रिप्ट है वो लीक हो चुकी है इंटरनेट पर। और इस स्क्रिप्ट में 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो है 168 पेजेस का है। तो बेसिकली अगर शॉर्ट में कहूं तो मैं आपको पूरी की पूरी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी अब दिखाने वाला हूं। देखने के लिए आपको सिंपली अपनी आंखें बंद कर लेनी है, कान में ईयरफोन्स लगा लो, आराम से बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और मैं जो जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। पूरी की पूरी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो मूवी की शुरुआत होती है कैंग से, जहां पर वो एक रोज फील्ड में खड़ा हुआ है। उसकी उंगलियां फूलों से जेंटली टच कर रही हैं। जैसे ही कैंग एक रोज तोड़ता है, उसका ध्यान जाता है उसके सामने खड़ी हुई एक औरत पर, जो उससे कुछ दूरी पर खड़ी हुई है एक फार्म हाउस के पास, जो कि उसके बीते कल की, उसके होम की, उसकी फैमिली की यादें हैं। और अचानक से ये सीन टूट जाता है और बहुत तेजी चिल्लाने की, धमाकों की आवाजें आने लगती हैं। एक केओटिक रियलिटी निकलकर सामने आ जाती है, जहां पर कैंग का आंटमैन के साथ फाइनल बैटल चल रहा होता है। आंटमैन क्वांटममेनिया की एंडिंग से, जहां पर वो मल्टीवर्सल इंजन कोर के और पास जाता जा रहा है। कैंग के कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशंस अब शॉक में बदलते जा रहे हैं और कोर की एनर्जी की वजह से उसकी बॉडी अब पूरी तरह से डिस्टॉर्ट होने लगती है, टूटने लगती है और फिर छोटी होती चली जाती है और वो पहुंच जाता है इनफाइनाइट रेल्म्स के भी आगे। वो मल्टीवर्स के ब्लेंडर में गिरने लगता है, जहां उसे अलग अलग तरह के कलर्स, कोहेजन्स, ये सब दिख रहा था। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि उसे क्या दिख रहा है। ऐसा लग रहा था वो किसी अंधेरे कुएं में गिरता चला जा रहा है। और फिर उसके बाद वो एक के बाद एक अलग अलग यूनिवर्सेस के बीच से होते हुए निकलने लगता है। हर एक रियलिटी पिछली वाली से कहीं ज्यादा खतरनाक, कुछ वैसे ही जैसे हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्ट्रेंज को रियलिटी टू रियलिटी जाते हुए देखा था। यहाँ पर हमें बहुत सारे विजुअल्स दिखाए जाते हैं अलग अलग रियलिटीज के, और कैंग इनसे एक के बाद एक जंप मारता हुआ आगे चलता चला जा रहा है। और फाइनली मल्टीवर्स से निकलकर कैंग बियॉन्ड जोन में चला जाता है, जहां पर और कुछ भी नहीं है, केवल और केवल अंधेरा और सन्नाटा। जैसे ही वो आगे जाता है, उसको एक बहुत हल्की सी लाइट दिखाई देती है जो कि फ्लिकर कर रही होती है, लेकिन नॉर्मल फ्लिकर नहीं, बल्कि कुछ इस तरह से जैसे स्पेस और टाइम उससे बात करना चाह रहे हूँ। कैंग स्ट्रगल करने लगता है, वो अपने आसपास हो रही चीजों को समझने की कोशिश करने लगता है कि वो बैटल से यहाँ पर कैसे आ गया, लेकिन वो चीजों को समझ नहीं पाता है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। चारों तरफ उसके एनर्जी स्वर्ल्स हो रहे होते हैं और अलग अलग शेप्स बन के आ रहे होते हैं। वो गिर जाता है और बेहोश होने लगता है, और बेहोश होते होते उसके मुंह से एक आवाज निकलती है जिसमें किसी का नाम था। वो नाम था रवोना। उसकी ये आवाज अंधेरे के उस खाली पड़े गड्ढे में दूर तक गूंज जाती है। और यहाँ से ये सीन हो जाता है खत्म, और हमें अगला सीन देखने को मिलता है नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज का, जहां पर वॉचर्स, जिनका लीडर था उआटू, उनका बैटल हो रहा होता है इमॉर्टस और काउंसिल ऑफ कैंग से, जिन्हें हम पहले भी देख चुके हैं। काउंसिल ऑफ कैंग्स अब मल्टीवर्स पर कब्जा करने के लिए वॉचर्स से बैटल कर रहे होते हैं, और बैटल बहुत ही डिस्ट्रक्टिव लेवल पर चल रहा होता है। लेकिन किसी तरह से वॉचर्स काउंसिल ऑफ कैंग को कुछ देर के लिए अपनी इमेंस पावर से फ्रीज कर देते हैं। वो बिल्कुल हिलडुल नहीं सकते। इमॉर्टस अभी भी शांत है और देख रहा है कि उसके सामने ये सब क्या चल रहा है। उसके जो 2 ल्यूटिनेंट्स हैं, यानी रैमाटुट और सेंटूरियन, वो पूछते हैं कि अब आगे क्या करना है। उआटू आता है और इमॉर्टस से बोलता है कि अगर उसने ये सब हंगामा बंद नहीं किया तो वॉचर्स काउंसिल ऑफ कैंग्स के साथ साथ इमॉर्टस और उसके ल्यूटिनेंट्स को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। हालांकि इमॉर्टस उसकी इस धमकी को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि मल्टीवर्स को केवल और केवल उसके रूल से ही बचाया जा सकता है। और फिर अचानक से काउंसिल ऑफ कैंग्स, जो अभी तक फ्रीज हो गई थी, वो रिटेलिएट करती है, आजाद हो जाती है और एक डेवास्टेटिंग टाइम वॉर्पिंग ब्लास्ट कर देती है, जिससे वॉचर्स की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। और इमॉर्टस एक टेम्पोरल रिफ्ट का यूज करके उआटू और वॉचर्स को टाइम की एजेस के बाहर फेंक देता है, जिससे उनका एग्जिस्टेंस इरेज हो जाता है, खत्म हो जाता है। वॉचर्स हार जाते हैं और इमॉर्टस जीत जाता है। और इमॉर्टस जीतने के बाद सेंटूरियन की तरफ देखता है। सेंटूरियन, जो कि अभी भी डाउट में है, उसे ये नहीं पता कि इमॉर्टस के असली मकसद क्या है, एग्जैक्टली वो क्या चाहता है। और वॉचर्स के जाने के बाद काउंसिल ऑफ कैंग्स अगले बैटल की तैयारी करते हैं और अपना रुख करते हैं अर्थ 616 की तरफ, जहां पर वो एवेंजर्स को मारकर शैंग ची की 10 रिंग्स और मिस मार्वल के नेगा बैंड्स को लेने का प्लान बनाते हैं, ताकि इन वेपन्स की पावर से वो रियलिटी को रीशेप कर सकें और मल्टीवर्स से सारे एवेंजर्स को, सारे हीरोज को और सारे म्यूटेंट्स को खत्म कर दें, ताकि आने वाले समय में कैंग्स के लिए कोई खतरा बचे ही ना। और इन्हीं सब की वजह से टाइम और रियलिटी धीरे धीरे फ्रैक्चर होने लगती हैं। उसके बाद हमें लोकी की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो भविष्यवाणी कर रहा है कि ही हु रिमेन्स, वो
मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर हमें एक ड्रेसिल दिखाया जाता है, वो ट्री जो मल्टीवर्स को साथ में पकड़ कर रखे हुए है और वो अब फ्लिकर कर रहा है, यानी जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, जिससे ये पता चलता है कि मुसीबत अब दरवाजे तक आ चुकी है। अगले सीन में हमें TVA हेडक्वार्टर्स में मॉबियस और B-15 जाते हुए दिखाए जाते हैं, जो कि इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्राइसिस क्यों हुआ, कैसे हुआ और इससे अब कैसे निपटना है। उसके बाद वो कैंग वेरिएंट से बैटल के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। लोकी की आवाज धीरे धीरे फेड हो जाती है और फिर हमें लोकी दिखाया जाता है जो अलग अलग रियलिटीज के एंकर बीइंग्स / हीरोज को देख रहा होता है, जैसे वुल्वरीन, डेडपूल, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, निकोलस केज का घोस्ट राइडर और फैंटास्टिक फोर की फैमिली, जिनमें फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी शामिल है, जो कि मल्टीवर्स को सेव करने की आखिरी उम्मीद हो सकता है। ये सारे के सारे जो हीरोज हैं ये अपने अपने यूनिवर्स के एंकर बीइंग्स हैं और TVA में आने वाले बैटल की तैयारियां और तेज हो जाती हैं, जहां पर TVA और फैंटास्टिक फोर ये साथ में मिलकर एक स्पेस रैफ्ट बना रहे होते हैं, जिससे वो अलग अलग यूनिवर्सेस में जाकर वहां के एंकर बीइंग्स हीरोज को अपने साथ ला सकें और वॉर की बैटल की तैयारी कर सकें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब लोकी टाइमलाइंस को शिफ्ट होते हुए और टूटते हुए देखता है, वो घबराने लगता है और समझ जाता है कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसे रिग्रेट होता है, उसे डर लगता है और वो मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन शुरू होते हुए देखने लगता है। और फिर मूवी का मेन टाइटल रोल होता है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। अगले शॉट में हमें स्कॉट लैंग दिखाया जाता है जो कि पसीने में डूबा हुआ है। उसे कैंग के सपने आते हैं, वो अपने कैंग के बैटल से अभी भी खौफ में है। वो अपनी बेटी कैसी की एक फोटो लेता है और उसे देखता है, अपनी फिंगर से छूता है और पैनिक करते हुए अपने रूम की तरफ जाता है, जहां पर वो हैप्पी होगन, सैम विल्सन, इन सबसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कॉल्स अनआंसर्ड जाती हैं, कोई भी उसका फोन नहीं उठाता है। वो और डेस्परेट और परेशान होने लगता है, लेकिन फिर वो हैप्पी होगन के लिए एक वॉइस मेल छोड़ देता है, जिसमें पहले तो वो हैप्पी को और एवेंजर्स को सुनाता है कि पास्ट में उन्होंने साथ में इतना सारा काम किया है, लेकिन अब जब उसे एवेंजर्स की जरूरत है, वो खुद परेशान है अपने ब्रेकअप से और कैंग के साथ अपने बैटल से, तब एवेंजर्स उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। ये सब कुछ वो वॉइस मेल में हैप्पी होगन के लिए छोड़ देता है। उसके बाद वो हैप्पी से बोलता है कि वो उसे कॉल बैक करे और फोन रखकर वो एक दीवार पर टेक लेकर खड़ा हो जाता है, बिल्कुल परेशान और अपनी लाइफ की एम्प्टीनेस के बारे में सोचता हुआ। वो एक बार फिर से अपनी बेटी कैसी की फोटो की तरफ देखता है, जिससे उसे थोड़ा सा कंफर्टिंग फील होता है और फिर उसे कैंग की प्रोफेसी, उसकी भविष्यवाणी याद आने लगती है, जिसकी वजह से वो फिर से और ज्यादा परेशान हो जाता है। अगला सीन हमें दिखाया जाता है एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी का, जहां पर पीटर और माइल्स बैठे हुए हैं साथ में क्लासरूम में और बातें कर रहे हैं। पीटर माइल्स को बताता है कि कैसे उसने पिछली रात एक बैंक रॉबरी को रोका था और कैसे उसने क्रिमिनल्स को पंच किया था, लेकिन पीटर यहाँ पर किसी बात से परेशान भी है। हालांकि वो बात क्या है ये अभी क्लियर नहीं है और अचानक से टीचर पीटर का नाम लेकर उसे बुलाती है, लेकिन पीटर अपने कुछ थॉट्स में खोया हुआ होता है, तो माइल्स यहाँ पर उसकी जगह टीचर को आंसर करता है और दोनों स्माइल करने लगते हैं और फिर क्लास की बेल बज जाती है। पीटर और माइल्स उठते हैं। पीटर का ध्यान जाता है अपने फोन की तरफ, जहाँ पर उसे MJ और नेड की MIT की एक फोटो दिखाई देती है, लेकिन असली झटका उसे तब लगता है जब वो नीचे स्क्रॉल करता है और वहां पर MJ को उसके नए बॉयफ्रेंड को किस करते हुए देखता है। पीटर बहुत ही ज्यादा इमोशनल और परेशान हो जाता है और अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करने की कोशिश करता है। वहीं माइल्स वो अपने और पीटर के लिए एक मजेदार नाम सोचता है, वो नाम था स्पाइडर पैल्स। पीटर इस बात पर हंस देता है और अपने पेन को हंसी से छिपाने की कोशिश करता है और बोलता है हमें स्पाइडर पैल्स नहीं बल्कि हमारा नाम स्पाइडर ब्रोज होना चाहिए। अब क्योंकि माइल्स भी खुद में एक स्पाइडरमैन है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर पीटर अभी परेशान है, तो वो पीटर को रीअश्योर करने लगता है, उसे समझाने लगता है और दोनों क्लास से निकलकर फिर बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर आ जाते हैं अपने स्पाइडरमैन फॉर्म में और एक साथ स्विंग करने लगते हैं थ्रू द सिटी। उसके बाद हमें कमाला खान दिखाई जाती है जो कि कुछ डिस्टर्बिंग विजन्स देख रही होती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या ये रियल है या सिर्फ सपने हैं। उसे मोनिका की एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है जिसमें मोनिका उससे कह रही होती है कि उसे कमाला को कुछ अर्जेंट बताना है और एक बहुत बड़ा खतरा आ रहा है, लेकिन कमाला ये समझ नहीं पाती है कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। इसीलिए वो कैरल यानी कैप्टन मार्वेल से बात करती है और उसे अपनी इन ड्रीम्स के बारे में सारी चीजें बताती है। वो कैरल से कहती है कि वो इस बारे में जांच पड़ताल करे और एक साथ वो दोनों कमर तास जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने के लिए और उनकी सलाह लेने के लिए, लेकिन वहां पर उन्हें मिलता है वोंग, जो पहले तो हंसी मजाक करता है, लेकिन जैसे ही वो कमाला की बातें सुनता है वो पूरी तरह से सीरियस हो जाता है।
अगला सीन हमें दिखाया जाता है वेस्ट कोस्ट का, जहां पर शैंग-ची ब्रूस बैनर हल्क के साथ है और ये लोग आपस में 10 रिंग्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और तभी वोंग उनसे अर्जेंटली कांटेक्ट करता है, शैंग-ची को सारी चीजें बताता है और उसे ये बताता है कि ये जो रिंग्स हैं पूरे मल्टीवर्स की किस्मत इन्हीं पर टिकी हुई है और फिर वोंग उनसे कहता है कि वो रिंग्स को लेकर तुरंत ही उसके पास आ जाएं। अगला सीन हमें दिखाया जाता है वकांडा का, जहां सैम विल्सन जो कि नया कैप्टन अमेरिका है वो अपनी टीम के सामने खड़ा है और कुछ सोच रहा है। वो सोच रहा है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के इवेंट्स के बारे में, जिसकी वजह से एवेंजर्स फिर से बिखर चुके हैं। उसके बाद वो रोडी, आयरन हार्ट और फैल्कन की तरफ देखता है और कहता है कि उन्हें फिर से एक साथ काम करने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ ही साथ सैम ये चिंता भी जताता है कि उसे डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर और जो दूसरे एवेंजर्स हैं जो गैलेक्सी में फैले हुए हैं साथ में नहीं है, उनकी चिंता भी सता रही है क्योंकि उनके बिना एवेंजर्स की टीम कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। रीरी विलियम सजेस्ट करती है कि वो पोर्टल के थ्रू सबको वापस ले आए, लेकिन सैम कहता है कि ये हीरोज तो वापस आना ही नहीं चाहते हैं। फिर शूरी उसे दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके बाद आ जाता है अगला सीन जिसमें हमें कैंग द कॉन्करर दिखाया जाता है बियॉन्ड जोन में, उसी अंधेरे सन्नाटे में जहां पर वो गिरा हुआ था और बहुत ही ज्यादा परेशान और दुखी था। उसे अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी, उसकी पास्ट लाइफ उसकी आंखों के सामने फ्लैश कर रही थी और इन्हीं सारी चीजों के बीच कैंग को एक बच्चे की स्पेक्ट्रल इमेज दिखाई देती है। वो बच्चा बहुत ही दुखी होता है और उसे देखकर कैंग भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो उस बच्चे से कांपती हुई आवाज में पूछता है कि क्या मैं मर चुका हूँ? बच्चा सर हिलाता है और कहता है नहीं। कैंग पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कहाँ हूँ? बच्चा फिर से एक बार सर हिलाता है और कहता है कि उसकी माँ कहती थी कि उसकी आंखें बिल्कुल कैंग की तरह है। ये सुनकर कैंग बिल्कुल चौंक जाता है और कहता है तुम असली नहीं हो, तुम मेरा वहम हो। लेकिन उस बच्चे के बोले हुए शब्द उसे इतनी बुरी तरह से चुभ जाते हैं कि वो और कुछ सोच ही नहीं पाता। बच्चा उससे कहता है कि तुम हमें बचाने क्यों नहीं आए, और उसके बाद एक के बाद एक ऐसी कई चीजें कहने लगता है जिससे कैंग बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील करने लगता है और खुद को उस बच्चे और उसकी फैमिली की मौत का जिम्मेदार मानने लगता है। एक बार फिर से कैंग रवोना का नाम लेता है, लेकिन वो आवाज फिर से गूंज कर उसी सन्नाटे में कहीं खो जाती है और फिर अचानक से उसी सन्नाटे में एक तेज तूफान आता है और उसी तूफान के बीच कैंग के ऊपर एक बिजली गिरती है जिससे कैंग के जैसे ही कई सारे क्लोन्स उसके आसपास प्रोड्यूस होने लगते हैं। लेकिन वो क्लोन्स कैंग की तरह नहीं थे वो कैंग ही, लेकिन कैंग से कहीं ज्यादा खतरनाक और ट्विस्टेड लग रहे थे। ये क्लोन्स धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और उस पूरे खाली पड़े इलाके को कैंग से भर देते हैं और फिर कैंग के ये सारे क्लोन्स आपस में लड़ने लगते हैं। हर एक कैंग का क्लोन बोलता है कि वो ज्यादा बेटर है और फिर वो सब के सब असली कैंग की तरफ देखकर उसे ताना मारने लगते हैं कि तुमने मल्टीवर्स पर कब्जा करने के चक्कर में बाकी सब कुछ खो दिया। ऐसे में कैंग बिल्कुल पागल सा होने लगता है। उसका पास्ट, उसका फ्यूचर, उसका प्रेजेंट, क्या रियलिटी है क्या फेक है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और धीरे धीरे उसका दिमाग पागलपन की तरफ एक कदम और बढ़ा लेता है। वहीं अर्थ 616 पर माइल्स और पीटर दोनों के बॉस उन्हें वार्निंग देते हैं कि वो अगर फिर से लेट हुए तो उनकी जॉब चली जाएगी और दोनों को अपने अपार्टमेंट्स का किराया भी देना था। तो वो फिर से शहर की गलियों के बीच जाला मारते हुए स्विंग करने लगते हैं और एक चोर जो कि चोरी करने वाला था उसे रोकते हैं और इसी क्राइम को रोकते रोकते वो जॉब पर फिर से लेट हो जाते हैं। और जॉब करते थे वो जोज पिज्जा में, जहाँ का मालिक फिर से आता है, उनके हाथ से पिज्जा बॉक्सेस को छिना लेता है और वो दोनों के दोनों बेचारे देखते रह जाते हैं। माइल्स फिर एक जोक मारकर पीटर का मूड हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है। उसकी जॉब, उसकी गर्लफ्रेंड, सब कुछ उससे छीन चुका है। पीटर के सामने उसके पास्ट की सारी मेमोरीज घूम रही होती हैं और एमजे के बारे में सोचते सोचते वो माइल्स की तरफ से मुड़ता है और भीड़ में कहीं खो जाता है। माइल्स उसे देखता रह जाता है। फिर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया कमर ताज में वापस आते हुए दिखाए जाते हैं। डार्क डायमेंशन की जर्नी के बाद उनके चेहरे चिंता से भरे हुए होते हैं। ये पार्ट सीधे सीधे डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के बाद का है। वो सीधे वोंग के पास जाते हैं और बताते हैं कि खतरे का टाइम अब आ चुका है। उसके बाद वो वोंग को काउंसिल ऑफ कैंग्स और उनके मल्टीवर्स पर किए जाने वाले कब्जे और अर्थ 616 पर होने वाले हमले के बारे में भी बताते हैं। और बात करते करते अचानक से डॉक्टर स्ट्रेंज को एक दौरा पड़ता है और वो अजीब अजीब से विजन्स देखने लगता है। मल्टीवर्स जहां पर अलग अलग दुनियाएं जो कि एक जाले में बंधी हुई हैं, ये सब आपस में टकरा रही हैं और खत्म होती चली जा रही हैं और काउंसिल ऑफ कैंग्स आकर इन पर हमला कर रहे हैं। ये विजन उसका धीरे धीरे फेड होने लगता है और वोंग स्ट्रेंज की इस हालत को देखकर ये तुरंत ही समझ जाता है
कि आने वाला जो खतरा है वो एक्चुअल में कितना बड़ा है। वोंग ये बात मानता है कि एक्शन की तुरंत ही जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एवेंजर्स पूरे यूनिवर्स में फैले हैं, स्कैटर्ड हैं और उन्हें इतनी जल्दी इकट्ठा किया ही नहीं जा सकता। इसके अलावा शैंग-ची की जो रिंग्स हैं वो भी काउंसिल ऑफ कैंग्स के अर्थ पर हमला करने की एक वजह होने वाली हैं और इस बात पर तुरंत ही डॉक्टर स्ट्रेंज का अटेंशन जाता है। जैसे जैसे ही उनकी ये कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है उस जगह का एटमॉस्फेयर अचानक से बदलने लगता है, आसमान काला होने लगता है, हवा में आवाजें गूंजने लगती हैं, एनर्जी वेव्स आती हैं और एक मिस्टीरियस शेप आंधी और बादलों के बीच से निकलकर सामने आता है। फिर हमें दिखाया जाता है क्लिंट बार्टन हॉकाई, जो कि अपने शांत होम टाउन में पहुंच चुका है, अपनी फैमिली के साथ रह रहा है। वो एक शॉप से निकल ही रहा होता है कि अचानक से वो देखता है कि उस जगह पर भी आंधी आने वाली है। अचानक से सन्नाटा हो गया है और बादलों का कलर एकदम डार्क होता चला जा रहा है। वो तुरंत ही समझ जाता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है और फिर इसी सन्नाटे को चीरते हुए उसे एक चीख सुनाई देती है। एक चीख, दो चीख और फिर उसके आसपास खड़े सारे लोग दौड़ने और चीखने लगते हैं कि अचानक से क्या हो गया। क्लिंट का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। वो वहां से भागता है और अपनी फैमिली के पास जाने की कोशिश करने लगता है। लॉस एंजलिस में साइमन विलियम्स, जो कि वंडा मैन है, वो भी ये सारी चीजें देख रहा होता है। एक तो वो पहले से ही डिप्रेस्ड है और अपने डिप्रेशन को भूलने के लिए वो हेडफोन्स लगा लेता है और गाने सुनने लगता है। एक्चुअल में वो एक थिएटर से बाहर निकल रहा है और जैसे ही वो बाहर निकलता है, बाहर निकलते ही उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि गली में जितने भी लोग हैं, स्ट्रीट में जितने भी लोग हैं, सब के सब रुके हुए हैं, फ्रीज हो गए हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं। लोगों को आसमान की तरफ देखते हुए जैसे ही वो आसमान की तरफ देखता है, डर से सराबोर हो जाता है वो, क्योंकि काउंसिल ऑफ कैंग्स अर्थ 616 की तरफ आ रहे थे। इमॉर्टस अपनी पावरफुल टेलीपैथिक एबिलिटी से पूरी अर्थ के आसमान में एक चिलिंग मैसेज देता है कि वो इस दुनिया को एवेंजर्स के पापों से मुक्त करने आए हैं। काउंसिल ऑफ कैंग्स एवेंजर्स को सैक्रेड रेलिक्स यानी 10 रिंग्स और नेगा बैंड्स इन्हें चुराने का दोषी मानती है और वो अर्थ को एवेंजर्स और उनके पापों से मुक्त करने आए हैं। ऐसा चिलिंग मैसेज वो पूरी दुनिया को देता है और उसका ये मैसेज अर्थ 616 के हर एक शख्स के कानों तक पहुंच जाता है, जहां वो डर से कांपने लगते हैं। हैंक, जेनेट, होप ये सब के सब डर जाते हैं और इसी बारे में सब के सब बात करने लगते हैं। वहीं स्कॉट लैंग और उसकी बेटी कैसी ये अपने अपार्टमेंट में थे और पीटर पार्कर, डेयरडेविल और मून नाइट ये सब अपनी अपनी सिटीज में थे और इन सबको भी वो मैसेज सुनाई देता है। सारे सीन्स में इन्हें एक एक करके दिखाया जाता है। सैम विल्सन, शूरी, रीरी विलियम्स ये सब वकांडा में टेलीविजन पर ये मैसेज देखते हुए परेशान होने लगते हैं। ग्लोबल पैनिक बढ़ता चला जाता है और शहरों में दंगे होने लगते हैं। सोशल मीडिया और न्यूज में ये खबर फैल जाती है और इसी बीच आसमान में बहुत बड़े बड़े पोर्टल्स खुलने लगते हैं, जिनसे बिजली की तेजी के साथ काउंसिल ऑफ कैंग्स की फ्लीट, उनके शिप्स आसमान से अर्थ 616 की तरफ अप्रोच करने लगते हैं। ये जो वॉरशिप्स थे ये थैनोस की शिप से भी बहुत ज्यादा बड़े थे और इनकी जो छाया थी, इनकी परछाई पूरी अर्थ को ढक देती है। ये सब देखते हुए अर्थ के सिटीजन्स डर के मारे ये समझ ही नहीं पाते कि वो अब करें तो करें क्या। कैंग के वॉरशिप्स शहरों के ऊपर डोमिनेंस के साथ हॉवर करने लगती हैं, उड़ने लगती हैं, जैसे किसी ही पल वो अटैक को लॉन्च कर देंगे और अर्थ पर मौजूद सब के सब लोग ये सब अपनी सांसें हलक में अटकाए हुए देख रहे होते हैं कि कब हमला होगा और कब हम लोग राख हो जाएंगे। और कैंग की उन्हीं बैटलशिप्स के बीच एक शिप अर्थ पर एक अटैक करती है, जिसे पीटर देखता है और पलक झपकते ही वो धमाका पूरी की पूरी सिटी को एकदम तहस नहस कर देता है। पूरी दुनिया में सारी सर्विसेज बंद कर दी जाती हैं और इमरजेंसी अलार्म्स बजने लगते हैं और जो स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन था वो बहुत ही ज्यादा था। पीटर भी इस हमले में पकड़ा जाता है। न्यूयॉर्क सिटी का पूरा आसमान काउंसिल ऑफ कैंग्स के शिप से भरा हुआ होता है। लोग हवा में डर, बिजली, तूफान ये सब कुछ फील कर पा रहे थे और रियलिटी का जो धागा था वो भी धीरे धीरे अब टूट रहा था। न्यूयॉर्क में भी एक हमला होता है और पलक झपकते ही पूरा का पूरा न्यूयॉर्क शमशान में बदल जाता है। इन हमलों के बीच स्पाइडरमैन बहुत तेजी से स्विंग करते हुए MIT की तरफ जा रहा होता है, जहां वो नेड और MJ को बचाना चाहता है और उसी के पीछे पीछे माइल्स भी स्विंग कर रहा होता है और पीटर से रुकने को कहता है, लेकिन पीटर उसकी बात नहीं सुनता और कैंग एक तीसरा हमला करता है, जिससे फिर से सारी की सारी बिल्डिंगें ध्वस्त होकर जमीन पर गिर जाती हैं और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत ही मौत दिख रही थी। एनर्जी पल्सेस ग्रो कर रही थी, इलेक्ट्रिसिटी दिख रही थी और लाशें ही लाशें। ऐसे में एक बिल्डिंग माइल्स के ऊपर भी गिर जाती है, लेकिन पीटर किसी तरह से उसे बचा लेता है।
सो गाइस, ये तो थी मूवी की हाफ स्क्रिप्ट एंड आई नो अगर आपने यहाँ तक सुना होगा तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा एंड आंखें बंद करके आपने एक तरह से ये पूरी मूवी इमेजिन करते हुए देख ली होगी। एंड डेफिनेटली भाई, ये अगर रिलीज़ होती है मूवी तो सच में बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो एंड फिकर नॉट, पार्ट 2 इसका आएगा। जस्ट मुझे आप ये बता दो कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं। अगर बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी डेफिनेटली शेयर कर देना। अगर लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं तो डेफिनेटली फिर मैं आगे जो ऑफिशियल स्क्रिप्ट है उसका पार्ट 2 आपको पूरा सुनाऊंगा। एक्चुअली में मुझे ना क्या है कि स्क्रिप्ट जो है वो इंग्लिश में है, मुझे इसे ट्रांसलेट करना पड़ता है, एक वर्ड का थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है। तो मुझे ये पता चल जाए बस कि लोग इसे एक्चुअल में सुनना चाहते हैं कि नहीं, मूवी को अपने मन में देखना चाहते हैं कि नहीं। तो अगर आप सेकंड पार्ट चाहते हो जो कि बहुत 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 क्रेजी है भाई, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना एंड जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि मैं जल्दी से जल्दी इसका पार्ट 2 भी ले आऊँ। और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करके चैनल को सब कर लो एंड अगेन कमेंट करके मुझे बताओ कि पार्ट 2 चाहिए या नहीं। मैं तुरंत ही उस पर भी काम करना शुरू कर दूंगा। सो बी सेफ गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।